हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बता दिया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कोई सी भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको एग्जाम में दी जा सकती है और उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा सकता है। रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका जो आज तक आप पढ़ते हैं 10th क्लास तक, वो तरीका यहाँ पर यूज नहीं होता है, वो मेथड यहाँ पर यूज नहीं होता है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, टू मेथड यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यही मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को हिंदी में कहते हैं हम ऑक्सीकरण अंक विधि और हाफ रिएक्शन मेथड को हिंदी में कहते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है? किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए दो विधि अपनाई जाती है। पहली विधि है ऑक्सीकरण अंक विधि, दूसरी विधि है अर्ध अभिक्रिया विधि। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ध्यान रहे स्टूडेंट्स, टू मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज हाफ रिएक्शन मेथड। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को या इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चरण, कुछ पद, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से आपको समझाता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको वैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए चलना है। तो स्टूडेंट्स, हम एक बुक का ही एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी बुक का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका एग्जांपल 8.8 जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद द Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसे कहते हैं सोडियम सल्फाइड इन एन एसिड सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। इन एन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि वो रिएक्शन कौन से मीडियम में कंप्लीट हो रही है। वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है या नॉर्मल न्यूट्रल मीडियम में हो रही है। तो देखो बच्चों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, हमारा क्वेश्चन है एसिडिक मीडियम वाला। ठीक है, एसिडिक मीडियम या बेसिक या एल्केलाइन मीडियम, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। ठीक है, अगर रिएक्शन अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है तो थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है। अगर रिएक्शन क्षारीय माध्यम यानी कि एल्केलाइन सॉल्यूशन में कंप्लीट हो रही है तो थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है, बाकी मेथड सेम चलते हैं। तो मैं आपको दोनों ही सिखा दूंगा कि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करनी है और किसी रिएक्शन को क्षारीय माध्यम में कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और रिएक्शन क्या है हमारे पास? द रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद द Na2SO3। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो ये पूरे कंपाउंड दे रखे हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो जो भी इक्वेशन आपको दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जो क्वेश्चन मुझे गिवन है मैं उसको लिख रहा हूँ। हमसे पूछा गया है नेट आयोनिक इक्वेशन बतानी है। मेरे पास दे रखा है K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है Na2SO3 के साथ, और आपके पास इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन, ये आपको देता है Cr+3 आयन, साथ में आपको देता है सल्फेट आयन SO4-2 आयन। तो बच्चों, ये रिएक्शन आपके सामने है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मैंने आपको केवल अभी क्वेश्चन लिखा है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, वापस सुनेंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका K2Cr2O7 है वो Na2SO3 के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों, मैंने कहा था कि एसिडिक मीडियम को कैसे पहचाना जाएगा। एसिडिक मीडियम को पहचान करने के तीन तरीके हैं। एसिडिक मीडियम को पहचान करने के तीन तरीके हैं। पहला,
या तो क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिया गया, साफ साफ दिया जाएगा एसिडिक मीडियम एसिड सॉल्यूशन, जो कि यहाँ दिया गया है। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर जब आपको रिएक्शन दी जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा H+, कहीं भी, चाहे तो इधर मिल जाएगा या फिर इधर मिल जाएगा, कहीं भी आपको H+ लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसका मतलब भी एसिडिक मीडियम होता है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं कहा, ना तो H+ का है ना कुछ का है, तो आपको रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही समझना है, यानी कि न्यूट्रल मीडियम भी एक तरीके से एसिडिक मीडियम ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों एक बात समझ में आ गई कि एसिडिक मीडियम की पहचान कैसे होगी। पहला, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम, या फिर क्वेश्चन में ही आपको किसी भी रिएक्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा H+, किसी भी साइड मिल सकता है लिखा हुआ H+ लिख जाएगा, या कोई अम्ल H2SO4 HCl वगैरह वगैरह कोई सा भी अम्ल आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो इसलिए आपको समझ जाना है, अगर कोई अम्ल आपको दिखता है, H+ आपको दिखता है, लिखा हुआ मिलता है एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम, तो आपको समझ जाना है कि रिएक्शन अम्लीय माध्यम में कंप्लीट हो रही है। या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं कहा हुआ, तब भी आपको अम्लीय माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो भी रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी जाती है उसको आयन की फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना? आयनिक फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन है अभी पूरी आयनिक फॉर्म में नहीं है। देखो इसका जब मैं आयन बनाऊंगा K2Cr2O7 में, तो K2 जो होता है वो K+ की फॉर्म में जाएगा, और 2 ये 2 जो है वो यहाँ चढ़ जाएगा माइनस की फॉर्म में, और Cr2O7 पे यहाँ 1 है वो इधर आ जाएगा प्लस की फॉर्म में। इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर इतना दिमाग आपके अंदर नहीं है तो भी आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। K2Cr2O7 इसको इसी फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन बिकॉज यहाँ साफ का है नेट आयनिक इक्वेशन, तो आपको इसके आयंस बनाने ही पड़ेंगे। तो मैं इसको आयन बनाता हूँ। देखो जो K2Cr2O7 होता है ना, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये 2 इसके ऊपर जाएगा माइनस की फॉर्म में, और इस पूरे के ऊपर यहाँ 1 है, 1 जाएगा प्लस की फॉर्म में। हम सब जानते हैं K जो होता है वो प्लस बनाता है, K+ होता है, और ये 2 इधर चल जाएगा, ये बना लेगा Cr2O7 -2। तो जब इसके आयन बनाओगे तो इसका आयन निकल के आएगा आपके पास Cr2O7 -2। ठीक है, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखा देता हूँ बच्चों, फिर से सुन लीजिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखो सब देखेंगे, जैसे मेरे पास है MgCl2, इसका जब हम आयन बनाते हैं तो हम सब जानते हैं इधर वाली संख्या इसके ऊपर आती है, इधर वाली संख्या इसके ऊपर आती है, तो 2 तो Mg के ऊपर आएगा प्लस की फॉर्म में, तो यहाँ पर बन जाएगा Mg+2, और Mg के पास यहाँ 1 है तो 1 इसके फॉर्म ऊपर जाता है Cl-। इस तरह किसी भी कंपाउंड का हम आयनन करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर K2Cr2O7 का जब आयोनाइजेशन करोगे तो आपके पास निकल के आएगा Cr2O7 -2। K2 निकल गया, हट गया, उसको हटा देना है। इसी तरह Na2SO3 का जब निकल के आएगा SO3 -2, और फिर आपके पास ये आयन है Cr+3 और SO4 -2। स्टेप नंबर 1 फिर से सुनेंगे। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको आयनिक फॉर्म में लिखना है, आयनिक रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है? आयनिक रूप में। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन में आपको आयनिक रूप बनाना नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आयनिक रूप ही दिए जाते हैं, इसलिए आपको ये फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट ही करने की आवश्यकता नहीं है, आप एज इट इज कर सकते हो। नहीं समझे? फिर से सुनिए। अगर स्टेप नंबर फर्स्ट जब अप्लाई करनी है, जब आपको कोई रिएक्शन आयनिक रूप में नहीं दी जाती, ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन आयनिक रूप में नहीं दी गई है तो उसको आयनिक रूप में लिखा जाता है, आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है। अंडरस्टैंड? इसलिए मोस्टली क्वेश्चन में आपको पहले से ही रिएक्शन आयनिक फॉर्म में दी जाती है, इसलिए स्टेप नंबर फर्स्ट कहीं कहीं अप्लाई होता है और कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। देखो स्टेप नंबर सेकंड में क्या करते हैं कि रिएक्शन के अंदर
जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आप चाहो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर जो एलिमेंट हैं उनको भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप अपना तरीका यूज करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करें स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो देखो Cr2O7-2 प्लस SO3-2 फिर Cr+3 प्लस SO4-2। इसमें हमें क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, देखिए 2x माइनस का 714, 7 का -2 होता है और टोटल में -2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x = 12 और x = +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का आता है बच्चों +6। स्टेप नंबर 2 में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्रोमियम का मैंने यहाँ फाइंड आउट कर दिया। इसमें सल्फर का करेंगे, सल्फर का कितना निकलेगा, x -3 दूनी 6, इसका ऑक्सीजन का -2 होता है, -6 बराबर -2, ठीक है, क्योंकि टोटल पूरे का -2 दे रखा है इसलिए बराबर में -2 आया है। तो x = -6 होता जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस के 6 में से 2 गए तो प्लस का 4 और आपके पास x = प्लस का 4 आ गया है। तो यहाँ सल्फर आपका +4 में है, ठीक है। सेकेंड क्रोमियम +3 में है। सल्फर की बात यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर सल्फर x - 8 = -2, तो x = +6 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपको हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है, ठीक है। चलिए अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। तो हम स्टेप नंबर 3 की बात करें। अच्छा, ये कौन सा मेथड है बच्चों? हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हम ये वाला मेथड नहीं पढ़ रहे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो वापस सुनेंगे, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी, मेथड नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहले वापस सुनेंगे, आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखते हैं। ओके, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ द आयनिक केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड स्टेप नंबर 3 हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 3। चलिए स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, उस ऑक्सीडेशन नंबर को हमें फिर इक्वल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, सेकंड स्टेप, एंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, पता करना है, आइडेंटिफाई द इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट, है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का हमें घटना और बढ़ना निकालना है, ठीक है, कि किस में घट रहा है और किस में बढ़ रहा है। तो मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं कि +6 से जा रहा है +3 में। अगर आपको देख रहे हैं +6 से +3 में जा रहा है, तो बच्चों यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। और सल्फर यहाँ पर +4 से +6 में जा रहा है, सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, Cr2O7-2, ठीक है, प्लस SO4-SO3-2, उसके बाद Cr+3 प्लस SO4-2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये +6 में था,
और ये +3 में था, तो +6 से +3 में जा रहा है, कितने का डिफरेंस आ गया, +6 से +3 में जा रहा है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों यहाँ तो आया 2, ओके। तो जब यहाँ 2 आया तो देखो, आप देखो Cr2 अपन बैलेंस कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका +4 से, सल्फर का +4 था, +4 से +6 में जा रहा है, सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस आया, सॉरी +6 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, 3 का। +4 से +6 में जा रहा है, कितने का डिफरेंस आया, 2 का, ठीक है। यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर 3 डिक्रीज हो रहा है, तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इक्वल करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये दोनों इक्वल आ जाए, जिससे ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। कैसे, देखो ये 3 है, अगर मैं इसको 2 से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इनको बहुत इजी हो जाएगा। तो इस वाले को तो हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई, बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करें इसको, 2 से, और इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, यानी कि देखो 3 2 जा 6 और 8 2 3 जा 6 हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो याद रखें, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, इसका मतलब यहां से यहां गया है तो इधर 2 आ जाएगा, देखो 2 CR बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो दोनों तरफ 1 1 है, इसका मतलब 3 यहां लगाना पड़ेगा, तो 3 यहां भी लगाना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। अब यहां पर आप कहोगे सर ऊपर तो आपने एक साइड लगाया, नीचे दोनों साइड लगाया, क्यों, मैंने कहा था कि एलिमेंट भी बैलेंस होने चाहिए, एलिमेंट बैलेंस होंगे तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। समझिए दोबारा, यहां पर हमें 2 लिखना था दोनों तरफ, सपोज मैं यहां भी 2 लिखता और यहां भी 2 लिखता तो ये 4 हो जाता, इसलिए मैं किधर लिखूंगा 2, केवल इस साइड। इधर आ जाओ, यहां मुझे 3 लगाना था, अगर मैं एक तरफ 3 लगाता हूं तो दूसरी तरफ कम पड़ जाएगा, इसलिए मुझे दूसरी तरफ भी 3 लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक 3 यहां पर है और 3 यहां पर, 3 सल्फर ये 3 सल्फर ये, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, ये बहुत ही इजी मेथड है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो सबसे सिंपल तरीका है कि जितने का डिफरेंस दोनों में आता है दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 आया, तो मैंने इस 3 को तो 2 से और इस 2 को 3 से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक दूसरे से आप क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर, तो ये आपका क्रोमियम बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 के बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, अब आपके पास जो भी रिएक्शन यहाँ बनी है उसमें चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को। स्टेप नंबर 4 में आवेश को संतुलित किया जाता है, चार्ज को बैलेंस किया जाता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखा जाता है मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है या एल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है। अगर अम्लीय माध्यम होगा तो H+ से बैलेंस करेंगे, क्षारीय माध्यम होगा तो OH- से बैलेंस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिर से सुनेंगे, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो H+ से बैलेंस करेंगे और क्षारीय माध्यम होगा तो OH- से बैलेंस करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन सा ओरिजिनल चार्ज है। देखो आपके पास था Cr2O7 - 2, बोलो यस और नो। इधर आपके पास बन गया है 3SO3 - 2। अब ये वाले ऑक्सीडेशन नंबर मत लिखना, ये तो हमने बस स्टेप नंबर 4 तक 3 तक ही चलेंगे। 4 में अब हमें क्या लिखा, अब हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं बैलेंस, अब तो हमें चार्ज बैलेंस करना है, इसलिए इनको ही लिखना जरूरी है खाली। 2Cr + 3SO4 - 2। देखिए रिएक्शन के अंदर जो पहले से ही चार्ज गिवन होते हैं वो तो आप हटा नहीं सकते, और जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे +6 +4 ये आपने फाइंड आउट किए थे, इसलिए इनको आप बाद में हटा सकते हो स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। बाकी जो संख्याएं आई हैं आगे, जो नंबर आए हैं बैलेंस करने के लिए, वो आपको एज इट इज लिखने हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, यानी कि आवेश को संतुलित करना है। इसके लिए बच्चों मैं आपको आवेश संतुलित करना सिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे।
इस पूरे पर टोटल चार्ज कितना है -2, ठीक है। इस पूरे पर चार्ज -2 इंटू 3 कर लेंगे, आगे 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3 को -2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो इस साइड चार्ज कितना हुआ, -6 और -2 इज इक्वल टू -8 होगा। इधर आ जाओ, 3 2 6 प्लस का 6, 3 2 6 माइनस का 6, इधर चार्ज 0 आ गया। ओ माय गॉड, इधर -8 है, इधर 0 है। तो मैं अगर यहाँ पर प्लस का, अब देखो मुझे चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ चाहिए, क्यों? क्योंकि रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में जब भी रिएक्शन होती है तो चार्ज को यानी कि आवेश को H+ से संतुलित किया जाता है, H+ से, मतलब प्लस के चार्ज हमें यहाँ पर लाने हैं। तो -8 को अगर मैं +8 के साथ जोड़ दूं तो आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ +8 ऐड करता हूं तो ये तो 8 प्लस का बढ़ जाएगा, तो हमारे पास तो चार्ज इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों हम क्या करें, हम 8H+ इस साइड ऐड कर दें। किस साइड? इस साइड अगर मैं 8H+ ऐड कर दूं, 8H+ अगर मैं ऐड कर दूं प्लस, ठीक है, तो ये आपके पास देखो अब 8H+ आ गया आपके पास। जैसे ही 8H+ आया तो अब प्लस का 8 और हो गया और आपके पास हो जाएगा 0। इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0। ये आपको ध्यान रखना है चार्ज का कि किस साइड हमें H ऐड करना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है बच्चों, H+ को किस साइड हमें ऐड करना है ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए वापस सुन लीजिए, 8 मैंने 8H+ इधर क्यों ऐड किए, जैसे मैंने 8H+ इधर ऐड किए तो प्लस का 8 चार्ज हो गया, प्लस का 8 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा 0। अगर गलती से आपने इधर 8H+ ऐड कर दिया तो चार्ज निकाल के देखो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बराबर आ रहा है नहीं, बराबर होना चाहिए चार्ज। मैं यूं नहीं कह रहा 0 होना चाहिए, मैं कह रहा हूं चार्ज इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ चार्ज इक्वल करने के लिए मैं एसिडिक मीडियम में केवल H+ ही जोड़ सकता हूं और कुछ नहीं जोड़ सकता, और कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो मेरी मजबूरी है कि अब वो H+ मुझे इधर ही ऐड करना पड़ेंगे, तभी 0 होगा, तभी बराबर आएगा, वरना बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8H+ यहाँ पर ऐड किए हैं। ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया। अब बच्चों हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो बड़ी ही दिक्कत हो गई। अब इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक है, टू बैलेंस द हाइड्रोजन तो वी कैन ऐड द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जब भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है वाटर का एडिशन कर दो, वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दो, जल के अणु जोड़ दो। तो इधर 8H हैं, तो हम जानते हैं H2O, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैं 4H2O ऐड कर दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस सुनिए, 8H इधर है, मुझे भी इधर 8H लाने हैं, तो मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास एडिशन ऑफ वाटर टू बैलेंस द H+ आयन। तो H+ आयन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर का एडिशन करना पड़ता है, वाटर को ऐड करना पड़ता है। तो चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले 8H+ एज इट इज लिख रहा हूं, उसके बाद प्लस Cr2O7 -2, उसके बाद प्लस 3SO3 -2, उसके बाद देखिए 2Cr + 3, उसके बाद 3SO4 -2, और उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं 4H2O। देखिए 4 2 जा 8H आ गए। अब बच्चों देन स्टेप नंबर 5 से आपको जो मिलता है इक्वेशन, वो इक्वेशन अब एक बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन इसको अभी हम चेक करेंगे फाइनली। और चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, ईच एलिमेंट बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। बोथ साइड यानी दोनों साइड, हर एक तत्व बराबर होना चाहिए, दोनों साइड चार्ज यानी कि आवेश बराबर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन इधर भी 8 है और हाइड्रोजन इधर भी 8 है, ठीक है। दूसरी तरफ क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम इधर भी 2 है और क्रोमियम इधर भी 2 है।
इसी तरह ऑक्सीजन की बात करेंगे, इधर ऑक्सीजन 7, 3 3 9, 9 और 7 16, तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पर 16 है। तो चलिए एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं, 4 3 12, 12 एंड 4 ऑक्सीजन ये रही, यानी कि इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी कितनी है 16 है। फिर से चेक करेंगे, 4 ऑक्सीजन ये रही और 4 की 12 ये रही, 12 और 4 टोटल 16। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, तो सल्फर इधर भी 3 है और सल्फर इधर भी 3 है। तो बच्चों इस तरह हमने देखा कि दोनों तरफ तत्व हमारे समान आ रहे हैं, लेकिन तत्वों के साथ साथ आपका टोटल आवेश, टोटल चार्ज भी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन सही होगी, वरना नहीं होगी। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए प्लस का 8, अब मैं चार्ज चेक करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चार्ज यानी कि आवेश, आवेश की बात करेंगे तो इधर प्लस का 8 है, ठीक है, फिर माइनस का 2 और फिर 3 2 6, माइनस का 6, तो टोटल माइनस प्लस का 8 और माइनस का 8 हो गए, टोटल इतना आ जाएगा 0। इधर आ जाओ, इधर अगर हम चार्ज, अब चार्ज की बात कर ले, चार्ज ये तो हो गए एलिमेंट, अब चार्ज की बात कर ले, इधर भी कि देखा 0 आ रहा है क्या, 3 दूनी 6, प्लस का 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0। तो देखो दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस इक्वेशन है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको 5 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर से 5 स्टेप आपको बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर हर एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर लिखना है। स्टेप नंबर 3 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। और फिर स्टेप नंबर 4 में उनके इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट को क्या कर देना है, इक्वल करना है। कैसे? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, बोथ साइड, दोनों तरफ आपको जो मल्टीप्लाई करोगे 2 से 3 से जितने से भी, वो दोनों तरफ आपको एलिमेंट इक्वल करना है। स्टेप नंबर 4 में आपको चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज यानी कि आवेश को संतुलित करने के लिए अगर अम्लीय माध्यम है तो H+ ऐड करेंगे, और क्षारीय माध्यम है तो OH- है, यानी कि एसिडिक मीडियम है तो H+, और बेसिक मीडियम है या एल्किलाइन मीडियम है तो OH- से आपको चार्ज को बैलेंस करना है। और लास्ट स्टेप, 5वें स्टेप के अंदर आपको देखिए, जब H+ बैलेंस हो जाए तो H+ को बैलेंस करने के बाद, यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। ठीक है, तो बस आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद आपको चेक करना है कि दोनों तरफ हर एक एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। बस यही आपकी लास्ट में, अगर ये इक्वल है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो ये रिएक्शन थी एसिडिक मीडियम में। एक एग्जांपल में जल्दी से आपको बेसिक मीडियम में भी सिखा देता हूं, फिर आपको अपनी बुक के जो बैलेंस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं घर पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैं एक बेसिक मीडियम का भी आपको बता देता हूं बच्चों। देखते हैं बेसिक मीडियम में किस तरह आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, और थोड़ा फास्टली मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला हम पढ़ रहे हैं एल्केलाइन मीडियम में। अच्छा, ये मेथड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो एग्जांपल नंबर 8.9 हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 8.9 मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रिएक्शन यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। MnO2 माइनस, ये स्टेप नंबर 1 ही है, मान के चलो आप स्टेप नंबर 1 ही है, क्योंकि कई क्वेश्चनों में आपको आयनिक इक्वेशन दी जाती है ऑलरेडी। MnO2 माइनस और प्लस Br माइनस ब्रोमाइड, इसके बाद MnO2 और इसके बाद है आपके पास BrO3 माइनस। तो ये बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी आपको स्टेप नंबर 1 में गिवन है उनके ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 2 में मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करूंगा। Mn का निकालेंगे अपन, तो मैंगनीज का 2 2 4 यानी कि X, देखो X प्लस X 2 दूनी 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो आपके पास आ जाएगा X इज इक्वल टू प्लस का 3। तो आपके पास X, देखिए MnO2 नहीं है, ये MnO4 है, सॉरी,
ये MnO4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए वापस सुनिए, x इज इक्वल टू माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास प्लस का 7। तो यहाँ पर Mn के ऊपर आएगा प्लस का 7, तो मैं लिख देता हूँ MnO4। देखिए आपका Mn का निकाल लिया आपने, प्लस 7 निकला, तो MnO4 माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 7, ठीक है। स्टेप नंबर थोड़ा पास लिख देता हूँ, MnO4 माइनस, इसमें आ जाएगा प्लस 7, प्लस Br के ऊपर माइनस है, ये माइनस का 1, यहाँ निकाल देंगे MnO2 की, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो x माइनस का 4 बराबर 0, x इज इक्वल टू प्लस का 4, तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। और ये आपके पास Br का निकालेंगे, 3 2 जा 6, Br प्लस 5 आ जाएगा, देखो Br का निकाल लो, Br और 3 माइनस में x माइनस का 6 माइनस का 1, x इज इक्वल टू प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर Br की आ गई प्लस 5, तो BrO3 माइनस, और यहाँ पर Br आ गया आपका प्लस का 5। तो बच्चों ये आपके पास स्टेप नंबर 2 है, हर एक एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस का 4 प्लस BrO3 माइनस, इसके ऊपर प्लस 7 था, इसके ऊपर प्लस 4 था, इसके ऊपर प्लस 5 था, ये प्लस 7 से प्लस 4 में गया, इसमें 3 का डिफरेंस आ गया, माइनस 1 से, देखो Br माइनस 1 है यहाँ, माइनस 1 से प्लस 5 में गया, माइनस 1 से प्लस 5 में गया। तो बच्चों यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर आप यहाँ देखो माइनस 1 से प्लस 5 गया, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 6 का, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, माइनस 1 से प्लस 5 गया है तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, यहाँ 3 है या 6 है, तो मैंने आपको बताया था दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारा सही आएगा, और दोनों को इक्वल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा, इसको 2 से करता हूँ, इसको 1 से करता हूँ, तो दोनों तरफ 1 लगाओगे, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी तरीका है। तो हम इसका मतलब इधर भी 2 लगेगा और इधर भी 2 लगेगा, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 1 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन नंबर बड़े हो जाएंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इक्वल करना है, जो डिफरेंस आ रहा है इसको इक्वल करना है, तो ये थोड़ा सरल मेथड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपके पास आया, देखो अब स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस इज इक्वल टू 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो इन सबको बैलेंस करने के बाद अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, टोटल माइनस का 3 हो गया, देखिए 2 माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया, इधर आपके पास माइनस का 1 है। तो बच्चों एल्केलाइन मीडियम है, ये क्षारीय माध्यम है, एल्केलाइन मीडियम क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में इधर -1 है, इधर -3 है, तो अगर मैं यहाँ -2 जोड़ दूं यानी कि तो ये भी -3 बन जाएगा, इसका मतलब इस साइड, यहाँ पर इस साइड आपका मैं 2OH माइनस ऐड कर दूं तो आपके पास देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर OH माइनस जोड़ना पड़ेगा, OH माइनस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एल्केलाइन मीडियम है। तो इधर चार्ज आ रहा था माइनस का 3 और इधर आ रहा था माइनस का 1, तो मैं कितना ऐड करूँ यहाँ पर 2 ऐड कर दूं माइनस का, अरे OH माइनस माइनस में होता है इसलिए मैंने 2 OH माइनस ऐड किए हैं, इसका मतलब चार्ज माइनस का 2 ऐड हुआ है यहाँ पर, और माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर चार्ज इक्वल हो गया है, तो चार्ज इक्वल होने के बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन आया है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब 2 H2O हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 H2O ऐड करते हैं इस साइड, 2
H2O, सॉरी 2 H है तो एक H2 ऐड करेंगे, ठीक है। H2O प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस 2 OH माइनस प्लस 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। OH इसलिए किया क्योंकि अल्कलाइन मीडियम था। नाउ इट इज चेक नाउ, देखिए इसको चेक कर देते हैं। हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, ऑक्सीजन एक ये रहा, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन टोटल 9, इधर देखते हैं 2 दूनी 4 और 2 6, 6 और 3 9, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर भी 9 है। Mn इधर भी 2, Mn इधर भी 2, Mn के बाद Br इधर भी 1 उधर भी 1। तो ये आपका एलिमेंट तो इक्वल आ गया। लेकिन चार्ज की बात करें तो चार्ज चेक करो, माइनस का 2 इधर है, माइनस का 1 इधर है, टोटल -3 है। माइनस का 2 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा, टोटल -3 है। तो इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस है और एलिमेंट भी बैलेंस है। तो इसलिए आपकी राइट इक्वेशन हो जाएगी दिस इज 1। अब कई बच्चों के दिमाग में अगर आ रहा हो सर यहाँ तो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं। ये लो, आप चाहो तो यहाँ पर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इसको किया 6 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 6 इधर भी 6 आ जाएगा, और इसको किया 3 से मल्टीप्लाई तो जब इसको 3 से करोगे तो इधर भी 3 और इधर भी 3 आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ आप वो वैसे भी कर सकते हो तो भी आपका सही निकलेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बस आपको फिर ढंग से यहाँ पर चार्ज को देखना है, ठीक है। तो मुझे तो दोनों को बराबर करना होता है, तो मैं क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो इस तरह बेसिक मीडियम में ये 1 2 3 4 5 मीडियम में, बेसिक मीडियम में आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरह आपको मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीकरण अंक विधि से आपको सॉल्व करने हैं आपकी बुक के दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका यहां पर है क्वेश्चन नंबर, आपका है क्वेश्चन नंबर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको ऑक्सीडाइज रिडॉक्स मैं आपको क्लास में बता दूंगा स्टूडेंट्स। और वैसे अगर आप कोशिश करना आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो भी आपसे हो सके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको सॉल्व कर लेने हैं। जैसे 8.18 है, 8.19 है, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। वरना हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट मेथड आपका चलेगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।